मूवी के स्टार्ट में हम विक्टर और वसीम को देखते हैं। ये एक इलीगल फाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पे विक्टर ने वेटिंग की होती है। असल में विक्टर बाई बर्थ ब्लाइंड होता है, उसके बाकी सेंसेस एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पे विक्टर अपनी बैठ हार जाता है और वो और वसीम घर वापस जाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वसीम के पास उसके भाई रकीम का कॉल आता है। रकीम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। असल में रकीम यहाँ पे ड्रग्स मंगवाना चाहता है और वसीम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रूट है उसका इस्तेमाल करके रकीम यहाँ पे ड्रग्स को मंगवाना चाहता है, लेकिन वसीम उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और फोन को कट कर देता है। विक्टर से कहता है कि मुझे अपने भाई के साथ बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि ये सब चीजें गलत है। कि इसी बीच कुछ लोग वहां पे आते हैं और वसीम को जान से मार देते हैं। अब यहाँ पे वो विक्टर को ये सोच करके छोड़ देते हैं कि ये तो बस एक अंधा आदमी है और वहां से चले जाते हैं। अब विक्टर से पूछताछ होती है जहां पे विक्टर बताता है कि कार जो वहां पे आई थी वो डिफेंडर थी, क्योंकि डिफेंडर के बोनेट पे जो डिफेंडर लिखा रहता है उस पे हाथ रख करके विक्टर को ये बात पता चल गई थी। और इसके साथ ही जिस आदमी ने वसीम को मारा है उसके सेंट के बारे में भी विक्टर को पता है, तो जब भी वो आदमी उसके आसपास से निकलेगा विक्टर तुरंत बता देगा कि इसी ने वसीम को मारा था। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे चारों तरफ पूछताछ करना शुरू कर देता है। रकीम का भी बयान लिया जाता है और वो यहाँ पे ये बताता है कि उसका भाई गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा था, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही उसके भाई को जान से मारा। इसी बीच वो दिन आ जाता है जब सभी लोग रकीम के घर में आते हैं शांति देने के लिए वसीम को, कि यहाँ पे वही डिफेंडर कार आकर के खड़ी हो जाती है और विक्टर को फौरन पता चल जाता है कि ये उस किलर की कार है, क्योंकि जब उसके अंदर से किलर उतरता है तो उसके सेंट से विक्टर समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसने वसीम को मारा था। अब यहाँ पे इस आदमी का नाम रसल होता है और ये फौरन से यहाँ पे आया होता है और ये रकीम के साथ मिला होता है। इन दोनों ने मिल करके वसीम को मारा था क्योंकि वसीम इनका साथ नहीं दे रहा था। अब विक्टर को पता चल चुका है कि किलर यहाँ पे आ गया है, तो वो फौरन वहां से निकलना ही सही समझता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझसे एक जगह पे आकर के मिलो। विक्टर वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उसे अपने साथ बैठा करके वहां से निकल जाती है और विक्टर को लोग ले जाते हैं एक केमिकल फैक्ट्री में, जहाँ पे रसल विक्टर से कहता है कि मैंने तुझे हल्के में लिया, तू तो मुझे एक बार में ही समझ गया कि मैंने ही वसीम को मारा था। असल में रसीक मेरे साथ मिला हुआ है और हम लोगों ने मिल करके ही तुम्हारे दोस्त वसीम को मारा है। जहाँ पे विक्टर कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है और रसल यहाँ पे गुस्सा करके विक्टर को जोरदार लात मारता है और वो केमिकल में गिर जाता है और ये एक एसिड होता है जिसमें गलने से विक्टर की मौत हो जाती है। अब इसी बीच हमें रसल के फादर आइजैक दिखाए जाते हैं। आइजैक अपने साथियों के साथ बैठा रहता है और नीचे आकर के रसल से कहता है कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम जिस बिजनेस पे पड़े हो वो कितना ज्यादा सीरियस है। एक अंधे ने तुम्हें पकड़ ही लिया था ऑलमोस्ट, खैर तुमने उसकी बॉडी कहाँ फेंकी? रसल बताता है कि हमने उसे नदी में डाल दिया है। यहाँ पे हम रसल के साथ ही देवराज को भी देखते हैं। इसी बीच हमें नदी दिखाई जाती है जहाँ पे किनारे विक्टर की बॉडी होती है। पुलिस वालों को ये बॉडी मिलती है और उसे एग्जामिन करने के बाद वो समझ जाते हैं कि ये बॉडी विक्टर की है और विक्टर असल में किसी और का नहीं जॉर्ज का भाई है और जॉर्ज यहाँ का सबसे बड़ा गोल्ड माफिया है। जॉर्ज का एक और भाई है जिसका नाम है मार्को, लेकिन मार्को उनका अडॉप्टेड ब्रदर है, यानी कि जॉर्ज के फादर ने मार्को को अडॉप्ट किया था और इस समय मार्को को फॉरेन में भेज दिया गया है अपनी मंगेतर के साथ, क्योंकि वो फैमिली पे आई हुई आंच कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है और जो भी उसकी फैमिली पे आंच उठाता है मार्को उसे काट डालता है। अब इसी के साथ पुलिस वाले यहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि विक्टर ने मुझे कॉल करके कैफे में बुलाया था लेकिन वो खुद वहां पे आया ही नहीं। जब पुलिस उसे बताती है कि विक्टर की मौत हो चुकी है तब उसकी गर्लफ्रेंड काफी टूट जाती है। इसी बीच हम देखते हैं जॉर्ज की फैमिली को, जहाँ पे उसके जीजा जी बैठे रहते हैं अपनी वाइफ के साथ और वो कह रहे होते हैं कि सोने का धंधा सबसे ज्यादा खराब होता है। तभी जॉर्ज कहता है कि हमें मार्को को नहीं पता चलने देना है कि यहाँ पे क्या हुआ। तभी एक बच्चा बताता है कि शायद मार्को को पता चल चुका है। अब मार्को कितना खतरनाक है ये बताने के लिए बच्चे एक किस्सा सुनाते हैं। जब साल भर पहले विक्टर को कुछ लोग उठाने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पे जॉर्ज को फोन करके कहा था कि तुम्हारे भाई को हमने किडनैप कर लिया है, बदले में हमें लगभग 1 किलो सोना चाहिए। जिसके बाद जॉर्ज जब बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि विक्टर तो यहीं पे है और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे विक्टर की गलती से उन्होंने मार्को को उठा लिया और इसके बाद मार्को इन सभी लोगों को बुरी मौत मारता है। किसी का वो हाथ काट देता है, किसी का वो सर फाड़ देता है, किसी की वो टांग तोड़ देता है, यानी कि मार्को एक ब्रूटल किलर है। और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि जॉर्ज की फैमिली रहती तो साथ में है लेकिन वो एक दूसरे के सगे नहीं है। वो एक दूसरे को नोचने खाने के मूड में रहते हैं, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, इसका धंधा अपने पास रख लो, लेकिन कैसे तैसे सिर्फ जॉर्ज की वजह से ये फैमिली साथ में बनी हुई है। और इस फैमिली में मार्को को कोई भी इज्जत नहीं देता है। सभी लोग मार्को को ये कहते हैं कि इसको तो हमारे फादर बाहर से उठा के लाए थे, लेकिन फिर भी मार्को इस फैमिली के लिए जान देने के लिए तैयार है। और इसी बीच हमें मार्को और विक्टर के बॉन्ड के बारे में बताया जाता है कि विक्टर मार्को को काफी पसंद करता है और वो मार्को से कहता भी है कि जब मेरी आंखें आएंगी तो सबसे पहले मैं क्या देखना चाहूंगा, क्या तुम्हें ये पता है? तो मार्को से ये कह करके मना कर देता है कि अगर तू मेरा नाम नहीं लेगा तो मुझे काफी बुरा लगेगा। अब विक्टर अंधा है, इसके बाद ही मार्को उसे ड्राइविंग सिखाता है, यानी कि इन लोगों ने साथ में काफी इंजॉय किया होता है। इसी बीच आ जाता है फ्यूनरल का दिन विक्टर के, जहाँ पे मार्को की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि आइजक और बाकी सभी गैंग मेंबर्स भी यहाँ पे आए होते हैं। असल में ये सभी जॉर्ज के पार्टनर्स होते हैं गोल्ड की माइनिंग में और ये सब लोग मिलकर के इस काले धंधे को चला रहे होते हैं। लेकिन आइजक यहाँ पे अपने बेटे रसल के दम पे जॉर्ज को उसकी गद्दी से हटा करके उसकी गद्दी कब्जा करना चाहता है। फ्यूनरल में मार्को विक्टर के लिए काफी अच्छी बातें बोलता है और सीधे धमकी देते हुए कहता है कि जिसके बारे में पता चला कि उसने विक्टर को मारा है मैं उसे काट डालूंगा। और इस डायलॉग के बाद तो वहां बैठा हर आदमी घबरा जाता है।
जाता है, इंक्लूडिंग जॉर्ज भी, क्योंकि उसे पता है कि मार्को यहाँ पे अब कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद वो मार्को के पास जाकर के उसे शांत कराने के लिए उल्टे सीधे शब्द भी बोलता है, जैसे कि तुम तुम्हारी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो, तुम क्यों लोगे विक्टर की मौत का बदला। लेकिन मार्को को यहाँ पे पता है कि उसका भाई ये चीजें इस वजह से कह रहा है ताकि मार्को को बुरा लगे और अपनी मंगेतर के साथ वापस लंदन चला जाए। लेकिन मार्को अब चुप बैठने वाला नहीं है। इसी बीच जॉर्ज अपने सभी साथियों के साथ, जो एक्चुअल में तो उसके दुश्मन है, लेकिन उनके साथ बैठ करके मीटिंग कर रहा होता है। आइजैक कहता है कि हम तुम्हारे भाई के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे, जबकि कातिल वो खुद रहता है। तब यहाँ मार्को की एंट्री होती है और वो कहता है कि जिसने भी मेरे खिलाफत करने की कोशिश की उसकी मौत पक्की है। यहाँ बैठा एक आदमी जॉर्ज से उल्टी सीधी बात कर रहा होता है और मार्को उसका सर वहीं पे लड़ा के उसे खत्म कर देता है। इसके बाद आइजैक कहता है कि देवराज और रसल को तुम अपने साथ ले जाओ, ये लोग भी तुम्हारी तरह यंग है और ये भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं विक्टर के कातिल को ढूंढने में। जिसके बाद देवराज और रसल मिल जाते हैं मार्को के साथ और ये लोग लग जाते हैं ढूंढने में विक्टर के किलर को। ये आइजैक की एक चाल होती है जिससे कि रसल और देवराज यहाँ पे नजर रखे रहेंगे मार्को के नेक्स्ट मूव पे और उस जगह जाकर के ये लोग उनसे पहले ही सब कुछ क्लियर कर देंगे। इसी बीच हम पुलिस वालों को देखते हैं जो उस इलीगल फाइट क्लब में जाते हैं वहां से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वसीम को किसने मारा था। लेकिन यहाँ पे लोग उनकी हेल्प करने से सीधे मना कर देते हैं। असल में इनके ऊपर गैंगस्टर का हाथ होता है, तो ये लोग पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं दबते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि इनसे ढंग से बात करने की उम्मीद तुम कभी मत रखना। वहीं दूसरी ओर रसीक के पास जाकर के रसल उससे कहता है कि तुम्हें भी काफी होशियार रहना होगा। मार्को तुमसे आकर के सीधे सवाल पूछेगा तो तुम्हें उनके उल्टे सीधे जवाब नहीं देने, तुम्हें एकदम नॉर्मल रहना है। तुम सबसे कमजोर घड़ी हो और अगर तुम पकड़े जाओगे तो हम सब तो मारे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। और इस चीज के बारे में रसिक को भी पता होता है कि वो कितने खतरनाक लोगों के साथ मिला हुआ है। इसी बीच मार्कोस इंस्पेक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि विक्टर का कौन दुश्मन हो सकता है। इंस्पेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस बिजनेस के बाद तुम्हारा कौन दुश्मन नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज तो पागल हो चुका है, वो अपने हर पुराने दुश्मन को ढूंढ रहा है, उसे गोली मार रहा है और वो रुक ही नहीं रहा है। वो उनके बयान तक नहीं ले रहा है और उन्हें गोली मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मार्को इतना पागल नहीं है, वो यहाँ पे दिमाग से भी काम करना चाहता है। अब मार्को यहाँ पे मिलने के लिए जाता है रसिक से, उससे भी सवाल जवाब करता है, लेकिन रसिक कैसे तैसे इस सिचुएशन को हैंडल करके मार्को को सब कुछ झूठ बताता है। और इसके बाद मार्को का एकमात्र सहारा बचता है वो फाइट क्लब। मार्को फाइट क्लब में जाता है जहाँ पे वहाँ का ओनर मार्को कुछ भी बताने से मना कर देता है। मार्को उसको सीधा चैलेंज देता है, फाइट होती है जिसमें मार्को उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उससे कहता है कि अब तू बताएगा या फिर मैं तुझे जान से मार दूं। जिसके बाद वो आदमी मार्को को झूठी चीजें बता देता है। असल में यहाँ पे भी उससे पहले रसल आ गया होता है और उसने उस आदमी से कहा भी होता है कि अगर तुम ज्यादा हीरो बनोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बताना है जैसा हम तुमसे कहते हैं। तो ये आदमी बिल्कुल वैसा ही झूठा बयान देता है जैसा कि रसल ने उससे देने के लिए कहा होता है। इसी बीच हम आइजैक को देखते हैं जो देवराज और अपने साथियों के साथ बैठा रहता है और यहाँ पे वो अगला अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है जॉर्ज पे। और ये कोई जानलेवा अटैक नहीं बल्कि फाइनेंशियल अटैक होने वाला था। यहाँ पे लोग उसके सोने को गायब करके बाकी सोने पे कस्टम डिपार्टमेंट का छापा मरवाने वाले थे और ऐसा प्लान इनका सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद जॉर्ज को काफी गुस्सा आता है कि एकदम से इतना सारा सोना कैसे पकड़ा जा सकता है। जब वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो देवराज वहाँ उसके साथ आके बैठ जाता है और उससे कहता है कि कस्टम्स ने ही आपके सोने के बारे में बताया था। जॉर्ज जब तक कुछ समझता तब तक देवराज उस पर अटैक कर देता है। वो उसको काफी सारे स्टैब करके वहां से चला जाता है, पर समहाउ जॉर्ज यहाँ पे बच जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और खतरे से अब बाहर होता है। मार्को अब देवराज को भी ढूंढ रहा है। इसी बीच आइजैक अपनी गाड़ी में जाकर के बैठता है और उसके बगल में वहाँ पे देवराज होता है। वो देवराज को बहुत पीटता है और उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ से थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ जब तक सारा कचरा हम साफ करते हैं। इसी बीच हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो जाता है मिलने के लिए इंस्पेक्टर से और उससे कहता है कि मेरी गाड़ी उस फाइट क्लब के पास खड़ी हुई थी और मेरी गाड़ी के कैमरे में कुछ चीजें रिकॉर्ड हुई थी। असल में ये इलीगल फाइट क्लब चलता है और इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए वहां पे मैं गया था, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी उठाने के लिए हफ्तों बाद वहां पे आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी पे एक मर्डर की रिकॉर्डिंग हुई है और ये रसल की रिकॉर्डिंग होती है जहां पे उसने विक्टर के सामने वसीम को मारा होता है। और इस फुटेज से कहीं ना कहीं ये भी साबित हो जाएगा कि रसल ने ही विक्टर को मारा था। अब इंस्पेक्टर जाता है अपने सीनियर ऑफिसर को वो रिकॉर्डिंग देते हुए कहता है कि इसको आपको पेश करना होगा कोर्ट में, जिससे कि वसीम का मर्डर रसल ने किया ये चीज साबित हो रही है। लेकिन ये सीनियर ऑफिसर भी मिला होता है और ये रसल को जाकर के ये सारी रिकॉर्डिंग्स दे देता है। जिसके बाद रसल अपने आदमियों से इंस्पेक्टर को मरवा देता है और हम देखते हैं उस यूट्यूबर को जिसको खुद रसल जाकर के जान से मारता है। लेकिन इंस्पेक्टर इतना ज्यादा मासूम नहीं था, उसने इसकी एक कॉपी ऑलरेडी भिजवा दी होती है जॉर्ज के पास। हम देखते हैं जॉर्ज को जो हॉस्पिटल में होता है और उसके पास रिकॉर्डिंग आती है। जब उसे वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वसीम को रसल ने मारा था। वो फौरन मार्को को कॉल करता है जो इधर उधर विक्टर के कातिलों को ढूंढ रहा होता है और उसे बताता है वसीम को मारने वाला और शायद विक्टर को मारने वाला भी रसल ही है। तभी रसल यहाँ पे मार्को पे अटैक कर देता है और ये लोग उसे पीट करके अपना बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे मार्को का राइट हैंड अनवर भी रहता है जिसको ये लोग मार्को के सामने टॉर्चर कर रहे होते हैं। मार्को यहाँ पे सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। इस बीच उसको काफी ज्यादा स्टैब भी किया जाता है और उसके राइट हैंड अनवर का हाथ भी कटर से कट कर दिया जाता है। अब मौका देख करके मार्को यहाँ पे चाकू से अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी किलिंग इतनी ब्रूटल होती है कि यहाँ पे वो लोगों के कान अपने मुंह से उखाड़ता है, लोगों के पैरों को काटता है, किसी के गले को अलग कर देता है और ये सभी यहाँ पे मूवी में दिखाया गया है बिना ब्लर किए। इसके बाद वो अटैक कर देता है रसल के ऊपर, उसे पीट पीट के वहीं पे मार्को अधमरा कर देता है और
अनवर से कहता है कि चलो बाहर, तुम्हारे हाथ का बदला हम लेते हैं। और यहाँ पे मार्क को पैर काटने के लिए चलता है रसल का। तभी एक कॉल आता है और ये आइजैक होता है। आइजैक बताता है कि तुम्हारे भाई विक्टर की गर्लफ्रेंड मेरे पास है जो कि प्रेग्नेंट है, तो तुम्हें अगर विक्टर का बच्चा चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें रसल को छोड़ना होगा। और मजबूरन यहाँ पे मार्को को रसल को छोड़ना पड़ता है। इसी बीच हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके डील की बात कर रहा होता है। असल में आइजैक ने ये कहा हुआ है कि मुझे काफी सारा सोना चाहिए, जिसके बदले में मैं यहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। और इसके लिए यहाँ पे जॉर्ज अपना सारा सोना देने के लिए तैयार है। लेकिन मार्को की यहाँ पे कुछ और ही प्लानिंग होती है। वो यहाँ पे देवराज को पकड़ लेता है और उसे कंटेनर में बंद कर देता है और उससे कहता है कि यहाँ पे जहरीली गैस बहने वाली है, तो तुम्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे फौरन विक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में बताना होगा कि आइजैक उसे कहाँ पे लेकर के गया है। लेकिन देवराज उसे कुछ भी नहीं बताता है। मार्को कंटेनर बंद करके वहां से चला जाता है। गैस भरने लगती है और घबरा करके देवराज यहाँ पे मार्को को बता देता है विक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में कि उसको आइजैक कहाँ पे ले गया। लेकिन मार्को यहाँ पे देवराज को नहीं छोड़ता है। कंटेनर फट जाता है जिसमें देवराज की मौत हो जाती है और मार्को अपनी गाड़ी लेकर के उस जगह पहुंचता है जहाँ के बारे में देवराज ने बताया होता है। यहाँ पे काफी सारे गुंडे होते हैं और मार्को इन सबसे लड़ाई करता है। इतनी देर ये लड़ाई चलती है कि मार्को की तो ऑलमोस्ट सांस फूल जाती है, लेकिन एंड में इन सभी लोगों को वो मार देता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड नहीं होती है बल्कि आइजैक का बिछाया हुआ जाल होता है। वो मार्को से कहता है तुझे क्या लगता है ये सब इतना आसान है, तो इतनी आसानी से यहाँ पे आकर के विक्टर की गर्लफ्रेंड को ले जा सकता है? देवराज को ये पता मैंने ही बताया था, और अगर तुझे विक्टर की गर्लफ्रेंड चाहिए तो तुझे वो सारा सोना मेरे भाई रसल को देना होगा। जिसके बाद मार्को वहां से चला जाता है। हम देखते हैं रसल को जिसने मीटिंग पॉइंट पे मार्को को बुलाया होता है काफी सारे सोने के साथ। मार्को यहाँ पे एक ब्रीफकेस लेकर के जाता है और रसल जैसे इस ब्रीफकेस को खोलता है उसके अंदर आइजैक का हाथ होता है, यानी कि मार्को ने वहां पे आइजैक का हाथ कट कर दिया होता है। यहाँ पे वो रसल से कहता है कि अगर तुझे अपना बाप चाहिए तो पहले तो विक्टर की गर्लफ्रेंड मुझे दे दे, इसके बाद मैं तुझे जो पता दूंगा वहां पे जाकर के तो अपने बाप को ले लेना। जिसके बाद रसल फौरन यहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। मार्को उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके वहां से चला जाता है और लोकेशन दे देता है आइजैक की। जब आइजैक की लोकेशन पर रसल पहुंचता है तो वहां पे आइजैक को मार्को ने खतरनाक ट्रैप में बांधा होता है। इन एक एक ट्रैप्स को कैसे तैसे रसल खोलता है, लेकिन एंड में उसका एक आदमी वहां पे गेट ओपन कर देता है जिससे कि आइजैक के नीचे रखा टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे मजबूरन रसल को अपने साथियों के साथ वहां से भागना पड़ता है। धमाका होता है जिसमें आइजैक की मौत हो जाती है। इसी बीच हम जॉर्ज को देखते हैं जिसे काफी अच्छा लगता है कि मार्को ने यहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड को बचा लिया है। वो यहाँ पे मार्को से कहता है कि तुम्हें अपने रिश्ते को भी ठीक करना चाहिए अपनी मंगेतर के साथ। तुम दोनों विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेकर के एक प्राइवेट एरिया में जाओ, वहां पे टाइम स्पेंड करो, जिससे कि विक्टर की गर्लफ्रेंड को भी अच्छा लगेगा और तुम लोगों का रिश्ता भी मजबूत होगा। और इसी बीच हम जॉर्ज को देखते हैं जो रसिक को फांसी के फंदे पर टांग चुका होता है क्योंकि यही उसका आखिरी दुश्मन बचा होता है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाला था। रसल जाता है अपने बड़े भाई साइरस के पास जो कि प्रोफेशन से ही बूचर होता है और साइरस अपने फादर की मौत सुनने के बाद काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो रसल के साथ फौरन तैयारी करने लगता है अटैक करने के लिए जॉर्ज के ऊपर। इसी बीच हम जॉर्ज के यहाँ देखते हैं मार्को को जो अपनी मंगेतर के साथ अपने रिश्ते को काफी मजबूत कर चुका होता है। इस बीच विक्टर की गर्लफ्रेंड वहां पे आकर के बताती है कि विक्टर कितना ज्यादा मार्को को मानता था। उसने कहा हुआ था कि जब भी तुम मुसीबत में आना तो इस नंबर पे कॉल करना, और ये नंबर किसी और का नहीं मार्को का ही होता है। बातों के दौरान ही यहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेबर पेन होने लगता है। असल में वो प्रेग्नेंट होती है जिस वजह से उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाने की बात होती है, लेकिन जॉर्ज को ये सभी चीजें रिस्की लगती है इसलिए वो घर पे ही डॉक्टर को बुलाता है। अब यहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड का इलाज हो रहा होता है। इसी बीच उनके घर की लाइट चली जाती है। साइरस उनके घर के बाहर आकर के खड़ा हो गया होता है। जॉर्ज कहता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ देखता हूँ, मार्को तुम बच्चों और बाकी सभी लोगों की सुरक्षा करोगे। मार्को उन सबको एक दरवाजे में बंद करता है, अपनी मंगेतर को ऊपर लॉकर रूम में बंद करता है और बैठ जाता है तैनाती पे कि कोई भी इस तरफ आए तो उसे वो मार गिराएगा। वहीं दूसरी ओर साइरस के आदमी अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे जॉर्ज उन सभी से काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई करता है। ये एक्शन काफी खतरनाक होता है। वहीं दूसरी ओर मार्को को भी समझ में आ जाता है कि अब उसकी जरूरत पड़ रही है तो वो भी एक्शन सीन में घुस जाता है। कि इसी बीच हम देखते हैं साइरस को जो घुस जाता है घर के अंदर और यहाँ पे मार्को और साइरस का 1-on-1 होता है, लेकिन ग्रेटली आउट नंबर होने की वजह से मार्को यहाँ पे फंस जाता है और साइरस उसे पीटने लगता है, जिन सबके चक्कर में मार्को घायल पड़ जाता है और यहाँ पे जॉर्ज भी उनके सामने घायल पड़ा रहता है। धीमे धीमे साइरस अपना असली रंग दिखाता है और सबसे पहले लोग अनवर को मारते हैं, इसके बाद ये लोग जॉर्ज के भी राइट हैंड को मारते हैं। जो बच्चे वहां पे होते हैं उन्हें रसल इतना ब्रूटली मारता है कि उसे तो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने देखा ही नहीं होगा। ये सभी चीजों को हमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाना पड़ रहा है। मार्को की मंगेतर भी पकड़ी जाती है। अब यहाँ पे साइरस जब तक इन लोगों को मारता तभी उसे ऊपर विक्टर की गर्लफ्रेंड की चीख सुनाई देती है। वो ऊपर पहुंचता है और वहां पे डॉक्टर और स्टाफ नर्सेस को मार देता है। इसके बाद वो गर्लफ्रेंड के पेट पे हाथ रखता है और बच्चे को धक्का देकर के बाहर निकाल देता है और गर्लफ्रेंड के मुंह में वो चाकू घुसेड़ के उसे भी जान से मार देता है और बच्चा पकड़ के साइरस बाहर आता है और यहाँ पे मार्को उसके सामने अधमरा पड़ा रहता है। बच्चा छीनने की कोशिश उसकी मंगेतर करती है और यहाँ पे मार्को की मंगेतर को भी साइरस जान से मार देता है। मार्को की फैमिली में जो होते हैं उन सभी को साइरस मार देता है और वहां से जाते हुए ये कहता है मार्को से कि किलिंग यू इज टू इजी, लेकिन मैं तुम्हें दर्द महसूस कराना चाहता हूँ। और वहां से मार्को को जिंदा छोड़ करके साइरस रसल के साथ निकल जाता है उस बच्चे को लेकर के। अब यहाँ पे हम देखते हैं जॉर्ज को जो अपनी आखिरी सांसें
गिन रहा होता है। वो मार्को से कहता है कि मैं अपने बच्चों को ऊपर जाकर के बताऊंगा कि कैसे मार्को ने हमारी फैमिली का बदला लिया था। और ये बोलते बोलते यहाँ पे जॉर्ज की भी मौत हो जाती है। अब मार्को की फैमिली में एक डॉग भी होता है जिसको साइरस का एरिया पता होता है, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे उसके अड्डे तक गया होता है और वहां से वापस वो मार्को के पास आता है। मार्को उठता है, अपने आप को दोबारा तैयार करता है, वो अपने कपड़े बदलता है, अपने घाव को सिलता है और पहुंच जाता है अपनी डिफेंडर में बैठ करके साइरस के अड्डे पे। और वहां जाकर के वो साइरस के लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। मार्को यहाँ पे मरने या फिर मारने के लिए आया होता है। वो इतना खतरनाक अटैक करता है कि लोग चाह करके भी उसे नहीं हरा पा रहे होते हैं और उन सब के किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के सर को मार्को यूं ही फाड़ दे रहा होता है। एंड में रसल और साइरस ही बचते हैं। रसल यहाँ पे मार्को से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को उसे इतना बुरा मारता है कि उसके सीने से वो उसके दिल को ही बाहर कर देता है। ये सब देख करके साइरस घबरा जाता है। वो बच्चे को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि मैं इसे तेजाब में डाल दूंगा अगर तू आगे बढ़ा। अब मार्को यहाँ पे याद करता है कि कैसे साइरस ने उसकी फैमिली को खत्म किया था एक एक करके, और वो हंसिया फेंक करके यहाँ पे साइरस के गले को ही कट कर देता है और बच्चे को पकड़ लेता है, जिसके बाद साइरस की बॉडी उस तेजाब में गिर जाती है। लेकिन इस जंग में मार्को ने अपनी फैमिली का बदला ले लिया, पर उसको मिला क्या? ना उसकी फैमिली बची है और इस बच्चे को दिखाने के लिए उसके पास अब कुछ बचा भी नहीं है। बेसिकली ये मूवी हमें खतरनाक एक्शन तो दिखाती है, पर उसके साथ हमें ये भी बताती है कि बुरे रास्ते पे चलने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं बचने वाला है। मार्को यहाँ पे जीत तो चुका है, लेकिन उसके पास बचा क्या है? ना उसके पास उसकी वाइफ है, ना उसके पास उसकी फैमिली है। इस बच्चे का वो क्या करेगा उसे ये भी नहीं पता है। खैर, इस मूवी में हमें इतना ही दिखाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय।